हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे CUET PG ज़ूलॉजी के प्रीवियस ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नियोटिनी इज एग्जिबिटेड बाय। तो नियोटिनी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एडल्ट जो होता है उसके अंदर कुछ लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन कर जाते हैं, और ये फिनोमिनन एक्सक्लूसिवली हम पढ़ते हैं एक्सोलोटल लार्वा में, जो कि एक सैलेमेंडर का लार्वा है। अमेरिकन सैलेमेंडर एम्बायस्टोमा का लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय हुम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम सबको पता है विटेकर ने दिया था, पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने दिया था, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 भागों में बांट दिया था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल बेसिस इन स्पॉन्जेस इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पॉन्जेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्ट्रक्चरल बेसिस होता है वो पोरोसाइट्स की वजह से होता है। इस तरह के सेल्स होते हैं जो वाटर के इनलेट और आउटलेट के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोरोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यूरासिल के जो मॉलिक्यूल है उसकी जो पायरिमिडीन रिंग होती है उसके अगर 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बन जाता है थाइमीन, यानी 5 मिथाइल यूरासिल इज थाइमीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। तो जब हम राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम का, जो 2 अमीनो एसिड्स के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड कैटलाइज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। बाकी इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, देन फॉस्फोडाइएस्टरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, देन प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइलेट्स विच अमीनो एसिड ऑफ हिस्टोन। फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइसीन, जो एक बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन भी है, बट अगर हम हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करें तो वो पर्टिकुलरली लाइसीन पे ही एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immune cells are known as polymorphonuclear leukocytes। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर करते हैं उनका न्यूक्लियस कई सारे लोब्स में डिवाइडेड हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा न्यूट्रोफिल। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की अगर हम बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में CD8 और CD3 मार्कर्स देखने को मिलते हैं। टी सेल्स के अगर हम डिवीजन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स में CD4 मार्कर देखने को मिलता है, जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में CD8 और CD3 मार्कर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CD3+ एंड CD8+। Then now let's move on to next question, which is MHC2 is expressed by which of the following? MHC2 जो होता है वो किन सेल्स में एक्सप्रेस होता है ये पूछा गया है। तो MHC1 सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सप्रेस होता है, जबकि MHC2 जो है स्पेसिफिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APCs में प्रेजेंट होता है। MHC का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेट्रापॉड्स एंड इंसेक्ट्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच पीरियड। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डिवोनियन पीरियड। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल दी गई है आपकी बुक्स में, तो उसको आप बस मेमोराइज कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर क्लॉक कॉन्सेप्ट यूज्ड टू मेजर इवोल्यूशनरी चेंज इज बेस्ड ऑन। तो जो मॉलिक्यूलर क्लॉक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हमारे सेल्स में जीन्स हैं या हमारा जो सेल का पूरा जीनोम है उसकी स्टडी पे बेस्ड है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो DNA, RNA इनके इवोल्यूशन है वो बहुत ही कांस्टेंट रहे हैं इफ वी स्टडी देम डाउन द इवोल्यूशनरी लाइन। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि जो सेल्स में जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टडी करना टू ऑब्जर्व द इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर इन स्पेसिएशन। तो पोस्ट जाइगोटिक बैरियर का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन गया है, उसके बाद जो आइसोलेशन हो रहा है, उसके बाद जो प्रोसेस हो रही है उसको हमें दिमाग में रखते हुए आंसर करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हाइब्रिड स्टेरिलिटी, क्योंकि एक बार जब जाइगोट बन गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, तो सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी बचती है बैरियर क्रिएट करने के लिए, आइसोलेशन क्रिएट करने के लिए, कि जो हाइब्रिड बना है वो स्टेराइल हो जाए, जिससे फर्दर उस जेनेटिक मटेरियल का जो दो अनरिलेटेड स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बना है उसका आगे प्रोपेगेशन ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट, द एरिया दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1500 species of vascular plants as endemic species along with at least 70% of habitat loss is designated as। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बेसिकली ये एरियाज होते हैं जिनमें एंडेमिक स्पीशीज होती हैं, मिलती हैं हमें, यानी वो स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी।
प्लस इसका 70% हैबिटेट जो होता है वो ऑलरेडी लॉस हो गया होता है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स मिले। तो ऐसी जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कैटेगरी में डालते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस इज, एस्कैरिस जो है वो एक स्यूडोसीलोमेट है। स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जिसमें सीलोम मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है। एसीलोमेट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता है। ट्रू सीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें सीलोम भी प्रेजेंट होता है और वो मीजोडर्म से लाइंड भी होता है। बट स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट है बट वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, और यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें लॉन्ग बोन्स के कुछ रीजन्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमें मैच करना है कि वो रीजन्स क्या है। तो अगर ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो इसमें जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो होता है एपिफाइसिस, जो मिडिल पोर्शन होता है वो होता है डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच के रीजन को बोलते हैं मेटाफाइसिस, और जो इंटरनल बोन सरफेस को लाइन करता हुआ रीजन होता है वो होता है एंडोस्टियम। तो यहां पे जो करेक्ट मैचिंग है हम इसके अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। डायफाइसिस, डायफाइसिस इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन, तो एक ही मैच हो जाएगी 4 के साथ। एपिफाइसिस होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन, तो एपिफाइसिस का 3rd से मैच हो जाएगा। मेटाफाइसिस होता है द रीजन बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। देन एंडोस्टियम थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द बोन सरफेस। तो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहां पे ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें। ए के साथ फोर्थ हमें 2 ऑप्शंस में मिल रहा है। देन बी के साथ थर्ड हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। फर्दर सी के साथ फर्स्ट होना चाहिए एंड डी के साथ सेकेंड होना चाहिए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस ऑफ किडनीज आर गिवन एंड लिस्ट 2 में उसका एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं। रीनल कैल्कुली बेसिकली किडनी स्टोन्स को बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो यूरिन में पास होने लगते हैं और इसमें ब्लड में जो लिपिड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो बी का मैच फर्स्ट के साथ। देन रीनल फेलियर तब होता है बेसिकली जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो रीनल फेलियर के साथ 4th ऑप्शन हो जाएगा। देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जब किडनी ट्यूब्यूल्स में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सारे कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं। ए के साथ 3rd 2 ऑप्शन में है, देन बी के साथ फर्स्ट होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 में हमारे सारे कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं। सी के साथ 4th एंड डी के साथ 2nd, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है इनके बारे में। तो ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, ये हम सबको पता है। देन टायरोसिन की अगर हम बात करें तो टायरोसिन में फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो बी के साथ हो जाएगा 4th। फॉस्फोराइलेशन बेसिकली इज द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। देन ट्रिप्टोफैन इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड and threonine is the amino acid that has the chiral carbon in its side chain.
तो अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ए के साथ थर्ड मैच होना चाहिए, मैक्सिमम ऑप्शंस में है। देन बी के साथ फोर्थ ऑप्शन सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। देन सी के साथ फर्स्ट होना चाहिए एंड डी के साथ सेकेंड होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। देन नेक्स्ट अगेन इज द मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में पूछा है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट के साथ ए के साथ सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सी के साथ फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, डी के साथ थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिस्ट 1 में हमें डिफरेंट स्पीशीज दी गई हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज दी गई हैं, और लिस्ट 2 में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेट्स चेक। एलोपैट्रिक स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल हैबिटेट को ऑक्यूपाई करती हैं, तो इसका मैच सेकेंड से हो जाएगा। सिम्पैट्रिक स्पीशीज वो स्पीशीज जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई कर रही हैं। Then sibling species are the species which are morphological identical but reproductively isolated, मतलब देखने में बिल्कुल सिमिलर होंगी बट उनका आपस में रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी नहीं होता है। देन पैरापेट्रिक स्पीशीज की बात करें तो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें कॉमन बाउंड्री शेयर होती है। तो अब अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए के साथ सेकेंड का मैच होना चाहिए, बी के साथ फर्स्ट का मैच होना चाहिए, सी के साथ फोर्थ का मैच होना चाहिए और डी के साथ थर्ड का मैच होना चाहिए। तो वो सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 में हमें कुछ साइट्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में हमें बताना है उन साइट्स पर क्या होता है। तो बोन मैरो की अगर हम बात करें तो दैट इज द साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज या ब्लड सेल्स। देन स्प्लीन की अगर हम बात करें, स्प्लीन और लिम्फ नोड दोनों ही सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें जो होता है एंटीजन का फिल्ट्रेशन होता है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और थाइमस जो होता है उसको हम पहले मैच कर लेते हैं, उसमें टी सेल का मैच्योरेशन हो रहा है। अब जो स्प्लीन है उसमें देख लेते हैं। स्प्लीन में हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बॉर्न एंटीजन होता है, जबकि लिम्फ नोड में हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड एंटीजन होता है। अब हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ए के साथ फर्स्ट 2 ऑप्शन में है, देन बी के साथ एक पे थर्ड है, एक पे फोर्थ है, देन सी के साथ एक में सेकंड है और एक पे फोर्थ है। तो ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद हिमेटोपोइसिस, spleen is associated with filtration of blood-borne antigen, lymph node is associated with filtration of tissue-associated antigen, and thymus is for T cell maturation. तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की
फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। इस पूरी सीरीज में हम CUET PG 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें से 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 25 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट 25 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other labeled as reason R। तो यहाँ पे पूछा है assertion में hemoglobin binding to oxygen is non-cooperative, और reason दिया है hemoglobin is the oxygen carrier and we have to find out that whether these are correct or not। तो बेसिकली जब हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड करता है तो वो एक तरह की कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड की तो बाकी ऑक्सीजन से बाइंड की तो बाकी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से वो बहुत इजी हो जाएगी। और यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा है कि इट इज नॉन कोऑपरेटिव, जो बिल्कुल गलत है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग होती है वो कोऑपरेटिव होती है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की उसमें बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए।